कैसे हो? तो आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं। कौन सा? बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन शायद आपने पहले भी पढ़ रखा हो या शायद नहीं पढ़ा हो, वीडियो का वेट कर रहे हो। तो बफर सॉल्यूशन में क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन होता है जो अपना पीएच चेंज होने नहीं देता, है ना। इन शॉर्ट बात यही है। और इसमें बहुत सी कहानियां होंगी जो आज के लेक्चर में और इसके अगले लेक्चर में हमें समझनी है, क्योंकि आज पार्ट 1 है, पर पार्ट 1 में मैं बेसिकली पूरा कंसेप्ट तो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आप तैयार हैं? कैसे हैं? मेरा नाम अलक पांडे, हमारा आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला। और आइए स्टार्ट करते हैं बफर सॉल्यूशन। तो कॉपी और पेन निकाल लें और अगल बगल के सारे डिस्टर्बेंसेस बंद कर लें। और ठीक है, मैं बात बोलूंगा नहीं क्या नहीं खाना है। और सारे डिस्टर्बेंसेस बंद करने के बाद कॉपी पेन निकाल के एकदम अच्छे से बैठ जाए पढ़ाई करने। ठीक है, चलिए। तो बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन, चूहा नहीं खाना है ना। बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है? एनी सॉल्यूशन which resists any change in its pH on addition of small amount of acid और बेस। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच चेंज ना हो, ऐसा सॉल्यूशन बना लिया जिसमें हमने थोड़ा सा एसिड डाला तो उसका पीएच चेंज नहीं हुआ, थोड़ा सा बेस डाला तो भी उसका पीएच चेंज नहीं हुआ। मतलब ऐसा सॉल्यूशन which maintains its pH fairly constant, मतलब करीब करीब कांस्टेंट। ठीक है, इवन ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, जो अपने पीएच को बरकरार रखे, मेंटेन रखे, करीब करीब मेंटेन रखे, 100% नहीं रख सकता, करीब करीब मेंटेन रखे जब आप उसमें एसिड इंट्रोड्यूस करो या बेस, है ना। अब जैसे अपने बॉडी का अपना ब्लड है, अब हम बाहर जाते हैं, समोसा भी खा लेते हैं, ठीक है, चाउमीन भी खा लेते हैं, है ना, चूहा भी खा लेते हैं, अपन सब खा लेते हैं। अब सब खाने से क्या होगा? कोई एसिडिक होगा, कोई बेसिक होगा, है ना। तो ब्लड का तो अपना पीएच ही बदल जाए, है ना, ब्लड का पीएच बदल जाए, पूरी बॉडी पागल हो जाए। पर ऐसा नहीं होता, बिकॉज ब्लड इज अ बफर सॉल्यूशन। थोड़ा बहुत एसिड बेस वो झेल ले जाता है, ठीक है, उसका पीएच चेंज नहीं होता, उसका पीएच कांस्टेंट चलता रहता है। ठीक है, तो पीएच का बेसिक आइडिया लग गया। ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच करीब करीब कांस्टेंट रहे, थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डालने पे पीएच चेंज ना हो। अब ऐसा सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे ऐसा सॉल्यूशन बना सकते हैं सर जिसका पीएच चेंज ना हो? आइए देखते हैं। तो बच्चों, बफर सॉल्यूशन बनाने का बेसिकली 2 मेथड हमें सीखना है। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन जिनका पीएच चेंज ना हो, करीब करीब चेंज ना हो। तो पहले ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं, हेडिंग लगाएंगे आप एसिडिक बफर, ठीक है, जो फर्स्ट काइंड के होंगे। और दूसरे जो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं उनको हम बोलते हैं बेसिक बफर। तो आज के लेक्चर में हम एसिडिक बफर पूरा आपको क्लियर कर देंगे। और अगर एसिडिक बफर 100% क्लियर हो गया तो बेसिक बफर पढ़ने में क्या लगेगा यार? 10 मिनट लगेगा, 12 मिनट, खत्म। सारे कंसेप्ट तो एक ही रहेंगे, एकदम एक जैसे कंसेप्ट हैं, इसमें समझेंगे, इसमें अप्लाई कर देंगे। तो एसिडिक बफर की बेसिक डेफिनेशन क्या है? एसिडिक बफर की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है कि हमारे पास एक वीक एसिड हो प्लस हमारे पास एक सॉल्ट हो जो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का हो। ये बेसिक डेफिनेशन है एसिडिक बफर की। अब बताओ बेसिक बफर की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? हमारे पास एक वीक बेस हो प्लस एक सॉल्ट हो, किसका? वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है,
और ये बेस सेम होना चाहिए जिसका सॉल्ट हो। ये बेसिक डेफिनेशन हो गई बफर की, चाहे एसिडिक बफर हो चाहे बेसिक बफर हो। एक वीक कंपोनेंट हो और दूसरा एक सॉल्ट हो जो उसी वीक कंपोनेंट से बना हो, और एक अगले कंपोनेंट से बना हो जो कि स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट। तो चलिए एसिडिक बफर स्टार्ट करें। एसिडिक बफर शुरू करते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है, वैसे तो बहुत तरह के बफर मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो एसिडिक बफर, तो अगर एकदम सिंपल डेफिनेशन से चले तो हमें क्या चाहिए, एक वीक एसिड चाहिए प्लस हमें एक सॉल्ट चाहिए। सॉल्ट किसका हो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, है ना। सॉल्ट किसका हो, इसी वीक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, मेरे पास वीक एसिड हो गया CH3COOH एसिटिक एसिड। अब इसका सॉल्ट मैं ले रहा हूं CH3COONA सोडियम एसीटेट। ये इसका किसके साथ सॉल्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ सॉल्ट हो गया। जैसे देखिए मैं बोलूं HCN हाइड्रोजन साइनाइड वीक एसिड। अब एक सॉल्ट मैं ले रहा हूं NaCN, ये इसका किसके साथ सॉल्ट हो गया, NaOH के साथ, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे H2CO3 वीक एसिड, और मैं यहां ले लूं K2CO3 सॉल्ट। इसका सॉल्ट लिया मैंने, वीक एसिड का सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन, KOH। तो ऐसे तमाम एग्जांपल आप बना सकते हो। मान लो मैंने बेंजोइक एसिड ले लिया C6H5COOH, और फिर इसका सॉल्ट ले लिया विद अ स्ट्रॉन्ग बेस COO, सोडियम बेंजोएट। ये हो गया बेंजोइक एसिड, ये हो गया पोटेशियम बेंजोएट। पोटेशियम कहां से आया, स्ट्रॉन्ग बेस से। तो ऐसे जो भी सोल्यूशन हो जिसमें यहां पे एक वीक एसिड हो, जैसे मान लो यहां HF ले लिया और यहां उसका सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस NaF ले लिया, इनको हम एसिडिक बफर कहते हैं। जैसे यहां हमने H2S लिया, यहां हमने K2S ले लिया, मतलब बहुत इनफाइनाइट एग्जांपल बना सकते हैं हम। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या क्या होते हैं, बस ये अगर याद रखो तो काम बन जाएगा। अपने NaOH वगैरह, KOH वगैरह, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, है ना, अपना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह। कहने का मतलब ग्रुप 1 पीरियोडिक टेबल का और ग्रुप 2 पीरियोडिक टेबल का, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जो भी ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड आपको दिखेगी, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, आसान है स्ट्रॉन्ग बेस समझना। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जो भी ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड है ना, सोडियम पोटेशियम और इधर है ना सीसियम वगैरह जितने भी हैं ग्रुप 1 2 में, मैग्नीशियम बेरियम स्ट्रोंटियम, सबकी ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक एसिड तो हम लोग कई दिन से डिस्कस करते ही आ रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड है HCN H2CO3 H2SHF, ये सब क्या है, वीक एसिड। इनका सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये बनते हैं एसिडिक बफर। ठीक है, जरा इसको नोट करो, फिर और डिटेल में चलते हैं। और एग्जांपल बताओ थोड़ा इसको समझ लो, तभी जो मैं अगला बताऊंगा वो ज्यादा समझ में आएगा। ये तो सिंपल है, किताबों में दिया है। एक और तरह का बफर एसिडिक के अंदर ही दिखाना है। जैसे मान लो हमने बोला HCOOH प्लस सॉल्ट लेना है HCOONA, बोलो ठीक है, वीक एसिड, और ये वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट हो गया। ठीक है ना, 8th आएगा ना, 7th 8th। और बताओ 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 और बताओ। जैसे मान लो हमने ले लिया H2CO3 और इसका सॉल्ट ले लो, मान लो हमने ले लिया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, वीक एसिड, उसका सॉल्ट वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जैसे मान लो हमने ले लिया CH3COOH और हमने सॉल्ट ले लिया CaCH3COO होल ट्वाइस कैल्शियम एसीटेट। एसीटेट पे चार्ज -1 होता है, कैल्शियम पे 2, तो ये बना। तो ये वीक एसिड का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और ये वीक एसिड, ये वीक एसिड, ये वीक एसिड। तो एक तरफ अपना वीक एसिड हो और एक तरफ सॉल्ट हो वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और दोनों में कॉमन आयन होने चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि कॉमन आयन इफेक्ट जो आपने पढ़ा है उसी से बफर सॉल्यूशन बनता है। तो कॉमन आयन होना चाहिए। देखो इन दोनों में ये कॉमन आयन हुआ, इन दोनों में ये कॉमन आयन हुआ, इन दोनों में ये कॉमन आयन हुआ, इन दोनों में ये
बेंजोइट आयन कॉमन आयन हुआ, इसमें फ्लोराइड आयन कॉमन आयन हुआ, इसमें सल्फाइड आयन, तो एक कॉमन आयन दोनों में होना चाहिए। कॉमन आयन इफेक्ट पे ही बफर सॉल्यूशन वर्क करता है। चलिए यहां तक क्लियर है, 100% क्लियर है। अच्छा, तो ये तो बहुत ही मतलब इजी हो गया, एकदम आपको सजा के दे दिया मैंने। एक वीक एसिड, उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस बता दिया मैंने, वीक एसिड ले रहा हूं, उसका सॉल्ट बना रहा हूं। अच्छा, बहुत बढ़िया। जरा इसका केस 2 देखिए, जिसमें डायरेक्ट नहीं देगा आपको, इनडायरेक्टली बोलेगा। डायरेक्ट नहीं देगा आपको, इनडायरेक्टली। डायरेक्ट तो ये हो गई कहानी, समझ में आ गई आपको, डायरेक्ट कहानी समझ में आ गई। डायरेक्ट कहानी क्या है? वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। इनडायरेक्ट में क्या करेगा आपसे, वो क्या बोलेंगे आपको इनडायरेक्ट में, अगर किसी तरह दिए हुए कंपोनेंट से ये दोनों कंपोनेंट ऑब्टेन हो सकते हैं, तो दिया हुआ कंपोनेंट बफर सॉल्यूशन बना सकता है। अगर जो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं उनके बीच में कुछ रिएक्शन करा के हम किसी तरह से ये कंपोनेंट्स बना सकते हैं, तो ये भी बफर बना सकता है ना, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ बफर। जैसे मानो पहला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, पहला एग्जाम्पल है NaOH प्लस CH3COOH। क्या ये इससे मैच कर रहा है? वीक एसिड है, बिल्कुल है, पर सॉल्ट नहीं है, बल्कि क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है। वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट नहीं है। जरा सोचते हैं, ये एसिड बेस आपस में रिएक्शन करेंगे, CH3COOH प्लस NaOH, क्या देंगे हमको, CH3COONA प्लस H2O। बोले यही निकलेगा, यहां से OH माइनस निकला, यहां से H प्लस निकला, CH3COONA। ये देखो एक सॉल्ट बन गया। ये सॉल्ट किसका है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। हो गया काम क्या? ये भी है अपने पास सॉल्यूशन में, ये भी है अपने पास। इट इज अ बफर सॉल्यूशन। दिया हुआ कंपोनेंट अगर किसी तरह से इस दो फॉर्म में चेंज हो सके तो भी वो बफर सॉल्यूशन कहलाएगा, प्रोवाइडेड इन दोनों में से इसकी कंसंट्रेशन इससे ज्यादा हो। ऐसा क्यों? CH3COH देखो रिएक्शन में यूज भी हो गया है, तो यूज होने के बाद ये बचना भी चाहिए, है ना। NaOH शुड बी द लिमिटिंग रिएजेंट। NaOH को लिमिटिंग रिएजेंट मतलब NaOH को पहले खत्म होना चाहिए और ये बचा होना चाहिए, ताकि लास्ट में ये भी बन जाए और ये भी बचा हो, NaOH खत्म हो जाए सॉल्यूशन से। ऐसे सॉल्यूशन को हम इनडायरेक्ट बफर सॉल्यूशन बोल सकते हैं, वो बफर बनाने के कैपेबल हैं। जैसे मान लो इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर और इसकी कंसंट्रेशन हमको 0.5 मोलर दी, तो ये 0.1 मोलर, ये 0.5 मोलर, ये कितना इसको यूज करेगा? 0.1, और ये भी 0.1, ये कितना बना? 0.1। अब हम बाद में पूछें कि क्या क्या रिमेनिंग है, तो ये 0.4 मोलर बचा है, ये खत्म हो गया और ये 0.1 मोलर बन गया। यानी अब सॉल्यूशन में आपके पास एक क्या है? वीक एसिड, और क्या है? एक सॉल्ट है वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो कंडीशन ये है कि इसकी कंसंट्रेशन इससे ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर हो गया? ये बात क्लियर हो गई कि इस तरह से भी खेल सकते हैं हम इनडायरेक्ट बफर का। चलिए इनडायरेक्ट बफर के और एग्जांपल बताएं। इसको मिटा दूं मैं, नोट करना हो नोट कर लो एक एग्जांपल। इसको आगे न्यूमेरिकल में भी देखना है आपको। मिटा दूं? ओके, तो आप समझ गए कि इससे सॉल्ट बन सकता था, तो खेल हो सकता था। दूसरा देखिए जरा, ऐसा ही एग्जांपल मैं आपको दूं। मान लीजिए मेरे पास HCN है और H2SO4 है। अब देखने में लग रहा है ये बफर बन ही नहीं सकता, है ना। HCN नहीं, ये ले लेते हैं, मेरे पास सॉरी NaCN है और H2SO4। अब देखने में लग रहा है ये बफर नहीं बन सकता। NaCN क्या है? एक सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है? HCN यानी वीक एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। भाई ये किसका सॉल्ट है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। और ये क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या इनसे ये कंपोनेंट बन सकते हैं? सोचो, रिएक्शन होगा NaCN प्लस H2SO4
H इससे लग जाएगा, बनेगा HCN प्लस Na2SO4। HCN क्या बन गया? वीक एसिड। तो अपने पास वीक एसिड भी हो गया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट भी हो गया, तो यस इट इज अ बफर सॉल्यूशन, इट कैन फॉर्म अ बफर सॉल्यूशन। कंडीशन क्या होगी कि ये रिएक्शन होने के बाद भी NaCN बचा हो, मतलब NaCN का कंसेंट्रेशन मान लो 0.2 मोलर, तो इसका 0.1 मोलर, इसका कंसेंट्रेशन इससे 0.2 क्या और ज्यादा मान लो, क्योंकि इसका तो 2 मोल इससे रिएक्ट ही करेंगे ना, अगर बैलेंस करेंगे तो हम 2 और 2 लगेगा, तो मान लो ये 0.4 मोलर। मतलब ये रिएक्शन खत्म होने के बाद भी NaCN आपके पास बचा हो, और रिएक्शन खत्म होने पे आपको HCN भी मिल गया, वीक एसिड मिल गया, और उसका सॉल्ट मिल गया विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर हो रही है बात? सो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट बफर सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे मान लो हमें दे दिया HNO3 प्लस CH3COONA, क्या ये बफर बना सकता है? ये क्या है? एक सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। और ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखो पिछला वाला एग्जांपल एकदम। अब सोचो रिएक्शन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो उससे CH3COOH बनेगा। देखो CH3COONA प्लस HNO3, अब CH3COOH प्लस NaNO3, ये बन गया वीक एसिड, और अपने पास सॉल्ट पहले से है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। कंडीशन यही होगी, ये रिएक्शन खत्म होने के बाद CH3CONA बचा होना चाहिए। इसकी कंसेंट्रेशन 0.2 मोलर, इसकी एग्जाम्पल दे रहा हूं, मतलब ये इससे ज्यादा हो, वरना इसी रिएक्शन में ये खत्म हो जाएगा। तो वीक एसिड तो बना पर सॉल्ट नहीं बचा। ठीक है, और ये तो पूरा खत्म हो गया, इसकी कंसेंट्रेशन कम थी, जितना वीक एसिड बना और ये बना, ये दोनों बचे हुए हैं, ये दोनों क्या बन गए? बफर। देखो वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसको बच्चों हम बोलते हैं इनडायरेक्ट बफर सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा कोई नाम नहीं, मैंने ही नाम दे दिया है, किसी किताब में नाम लिखे नहीं होते। और दिखाऊं, क्लियर हो गया होगा अब तक। जैसे मान लो हमको और क्या दे सकता है, और हमको दे दिया HCOOH प्लस KOH। देखो इसमें क्या क्या है मेरे पास? एक वीक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉल्ट की कमी है, इन दोनों में रिएक्शन होगा, सॉल्ट बन जाएगा। HCOH रिएक्ट विद KOH, HCOOK बन जाएगा, दैट इज द सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। इसको ज्यादा होना चाहिए, रिएक्शन के बाद बचना चाहिए, तो इसको मैंने बोल दिया 0.3 मोलर, इसको मैंने बोल दिया 0.2 मोलर, कुछ भी लिख सकता हूं, समझा रहा हूं कि इसकी कंसेप्ट क्लियर है ना। इसका इससे रिएक्शन HCOOK बन गया, HCOOK पोटेशियम फॉर्मेट, एक सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, और वीक एसिड है ये, और ये खत्म हो चुका है। ठीक, नोट कर लें। तो ये वाले बफर सॉल्यूशन याद रखेंगे, किताब में ज्यादा इनको पढ़ाया नहीं जाता, पर इस पे न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। मिटा दें, अगर किसी तरह से रिएक्शन करा के भी आप इस फॉर्म में आ सको, सो इट इज अ बफर सॉल्यूशन। देखो जेईई 2010 में हमसे पूछा, IIT जेईई 2010 में हमसे पूछा कि इनमें से कौन कौन सा बफर हो सकता है, इनमें से कौन कौन सा बफर हो सकता है। एग्जाम्पल ऑप्शन थे HNO3 CH3COOH, KOH CH3COONA, HNO3 CH3COONA, ऑप्शन डी CH3COOH CH3COONA। चलो बताओ, अपने आप सोचो, सारे ऑप्शन को एनालाइज करो, सोच के बताओ इसमें से कौन कौन सा बफर है या हो सकता है या हो सकता है। चलिए कर लिया आपने। सबसे पहले डी ऑप्शन तो होना ही होना है, वीक एसिड, और दिस इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये तो पूरी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, हो गया। ये तो सबसे साफ साफ मुझको सबसे पहले यही दिखाई पड़ा एकदम, CH3COH CH3CONA। चलिए अब पहला ऑप्शन लेते हैं, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज अ
वीक एसिड, इससे कोई बफर बनने वाला नहीं क्योंकि आपके पास बेस ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है तो अटेम्प्ट करना भी फालतू है। सॉल्ट मतलब स्ट्रॉन्ग बेस कहीं दिख रहा है नहीं, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। फिर इस पे आओ, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए ट्राई करते हैं, शायद बन सके। स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉल्ट है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। इन दोनों में यदि आप रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन होगा ही नहीं। भाई कैसे होगा, यहां H+ तो है नहीं कि जाके CH3COH बन जाए। भाई ये तो क्या रिलीज करेगा, OH-, और ये किसमें टूटेगा, इसमें और इसमें। अब बताओ कोई पॉसिबिलिटी है कि आपके पास CH3COH बन जाए? वही तो आपको चाहिए ना एसिड में। तो CH3COH बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आपका वीक एसिड बनने का कोई पॉसिबिलिटी दिख रहा है? सोचो, Na इससे जुड़ेगा तो भी नहीं, ये इससे जुड़ेगा तो भी नहीं, तो वीक एसिड नहीं मिल रहा, इसलिए ये कैंसिल। फिर इस पे आओ, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, CH3COOH और NaNO3। CH3COH क्या बन गया, वीक एसिड, तो इसमें पॉसिबिलिटी है, ये सही है। क्लियर है, ये तो भी कराया था मैंने। देखो इन दोनों में रिएक्शन होगा, यहां से H+, CH3CO- CH3COH, वीक एसिड मिल गया, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां पे दो ऑप्शन सही हैं, एक तो क्लियर था, एक इनडायरेक्ट था। अब बफर कैसे काम करता है ये मैं बाद में समझाऊंगा, पहले मैं बफर के न्यूमेरिकल कैसे हिलाने हैं ये दिखाता हूं। ठीक है, मतलब एक टॉपिक होता है एक्शन ऑफ बफर, वर्किंग ऑफ बफर, उसको थोड़ी देर बाद। और पहले देखते हैं कि हाउ टू टैकल द न्यूमेरिकल्स ऑफ बफर। तो देखो, तो अगला टॉपिक है कैलकुलेटिंग pH ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। pH ऑफ अ बफर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे बफर का pH? तो पहले मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं कैसे आया वो। pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log base 10 concentration of salt upon concentration of acid. This is not 100% true. अभी इसके अंदर की मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा, पर पहले नोट कर लें। pH ऑफ बफर, कौन सा बफर है, एसिडिक बफर, ठीक है, ऑफ एसिडिक बफर pKa log 10 salt upon acid। आइए देखें कैसा हुआ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। कौन सा बफर हो रहा है, एसिडिक बफर। कैसे बनेगा, एक वीक एसिड और एक सॉल्ट, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो मैं वही पुराना वीक एसिड CH3COOH और सॉल्ट में CH3COO Na इस्तेमाल करूंगा। आइए, इन दोनों में से कौन वीक कंपोनेंट है ये? तो आप देख रहे हो आयनिक इक्विलिब्रियम की ज्यादातर कहानी हम वीक कंपोनेंट पे खेलते हैं। भाई जितने भी हमने अभी तक पार्ट कवर किया आयनिक के, ज्यादातर हमारा ध्यान किस पे रहता है, वीक कंपोनेंट पे। तो इस वीक कंपोनेंट को जरा उठाओ, CH3COOH पार्शियली डिसोसिएट करेगा टू गिव CH3COO- प्लस H+, कि कंप्लीटली करेगा, पार्शियली करेगा, वीक है। और इसको देखो तो ये कंप्लीटली कर जाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एक भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग होता है तो ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट किया टू गिव CH3COO- एंड Na+, 100% डिसोसिएट कर गया। अब इस वीक एसिड के लिए, दिस इज अ वीक एसिड, इसके लिए हम Ka की इक्वेशन लिख सकते हैं। Ka की इक्वेशन क्या होगी बोलो, यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इसका, आयनाइजेशन कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO- into H+ डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। अच्छा, अब आपको ये तो याद होगा कि यहां पे ये कंसंट्रेशन रखें जरूरी नहीं, यहां पे हम CH3CO- की वो कंसंट्रेशन रखेंगे जो सॉल्यूशन में होगी, जो यहां से निकली वो नहीं रखनी होती, जो पूरे सॉल्यूशन में है। तो बच्चों सॉल्यूशन में CH3CO- यहां से भी आया है, यहां से भी आया है, दोनों जगह से आया है। अच्छा, ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है।
CH3CO माइनस कहां से ज्यादा आया होगा, मैक्सिमम CH3CO माइनस कहां से आया होगा, मैक्सिमम CH3CO माइनस यहां से आया होगा। ये 100% डिसोसिएट कर रहा, मतलब वी कैन से दिस CH3CO माइनस इज कंप्लीटली कमिंग फ्रॉम सॉल्ट। जितना सॉल्ट है उतना CH3CO माइनस, जैसे मान लो ये 0.1 मोलर होता तो डिसोसिएट करके इसको भी कितना बनाता, 0.1 मोलर। तो चाहे मैं इसकी कंसंट्रेशन रखूं या इसकी जगह में सॉल्ट की कंसंट्रेशन रखूं, बात तो सेम है। हमने यहां से Ka की इक्वेशन लिखी, फिर हमने कहा कि इसमें कौन सा CH3CO माइनस रखना है, जो यहां से निकला सिर्फ वही रखना है कि सॉल्यूशन का, तो हमने कहा सॉल्यूशन का। हमने कहा सॉल्यूशन में बेसिकली यहां से CH3CO माइनस आ रहा, जितना ये होगा उतना ये बन जाएगा। तो मैंने कहा कि CH3CO माइनस की कंसंट्रेशन की जगह क्या हम सॉल्ट की कंसंट्रेशन रख सकते हैं, आपने बोला ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, नीचे है CH3COH का कंसंट्रेशन, वो कहां से आएगा, यहां से। मान लो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी है, 0.1 मोलर है सपोज करो, तो ये थोड़ा सा डिसोसिएट कर जाएगा, तो इक्विलिब्रियम पे आते आते इसका कंसंट्रेशन कुछ कम होगा। पर ध्यान से देखो, यहां पे कॉमन आयन इफेक्ट भी चल रहा है, ये कॉमन आयन है जिसकी वजह से ये रिएक्शन पीछे जा रहा होगा, जिसकी वजह से इसका डिसोसिएशन बहुत कम होगा। मतलब हम यहां पे CH3COH का इनिशियल दिया हुआ कंसंट्रेशन भी रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका डिसोसिएशन बहुत कम होगा। सो इसकी जगह हम एसिड का इनिशियल कंसंट्रेशन भी रख सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है C माइनस C अल्फा वो सब करने की, कि C किया C माइनस C अल्फा, इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन कुछ कम नहीं होगा, इसका डिसोसिएशन हो ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुआ, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लगा। पढ़ाया था मैंने पिछले लेक्चर में, कॉमन आयन इफेक्ट, जिसने नहीं पढ़ा है यूट्यूब पे टाइप करे कॉमन आयन इफेक्ट फिजिक्स वाला, आयनिक इक्विलिब्रियम 04 फिजिक्स वाला, वहां मिलेगा। इस कॉमन आयन की वजह से इसका डिसोसिएशन पीछे चला गया और ये बिल्कुल भी करीब करीब डिसोसिएट नहीं किया, इसलिए यहां पे हम इसके इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ना रख के इनिशियल कंसंट्रेशन रख सकते हैं। अब यहां से बोलो H प्लस इज इक्वल्स टू Ka इंटू एसिड बटे सॉल्ट, कह सकते हैं। यहां से माइनस लॉग बेस 10 H प्लस, मैंने दोनों तरफ माइनस लॉग लगाया, माइनस लॉग 10, देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो Ka माइनस लॉग 10 एसिड, और इस पे माइनस माइनस प्लस क्योंकि ये नीचे है, प्लस लॉग 10 सॉल्ट। बोलो ठीक है, दोनों तरफ मैंने माइनस लॉग लिख लिया, तो माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग K, ये मल्टीप्लाई हो रहा था लॉग A इंटू लॉग B, माइनस लॉग K माइनस लॉग, और ये नीचे था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो मैं माइनस लॉग 10 H प्लस को हम क्या बोलते हैं, pH, यही तो pH होता है। माइनस लॉग 10 Ka को हम बोल सकते हैं pKa, है ना, किसी में भी माइनस लॉग 10 लगाओ तो P बन जाता है। पिछले लेक्चर में मैंने pH वाले लेक्चर में बताया था, माइनस लॉग 10 Kw pKw, तो माइनस लॉग 10 K pK, और इन दोनों को देखो क्या बन जाएगा, प्लस लॉग 10 सॉल्ट अपॉन एसिड। देखो लिख सकते हैं ये चीज, सोच के बोलो, ये लिख सकते हैं यहां से लॉग A माइनस लॉग B, सो लॉग A बाई B। ये फॉर्मूला ऊपर भी लिखा हुआ है, इसका नाम है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं हेंडरसन हासेल बाल्च इक्वेशन, हेंडरसन हासेल बाल्च इक्वेशन। पर ये 100% ट्रू नहीं है, न्यूमेरिकल बन जाएंगे, हिल जाएंगे मैक्सिमम न्यूमेरिकल आसान वाले, बट जहां थोड़ा भी फॉर्मूला बेस, जेई मेन से थोड़ा सा भी ऊपर गए अपन, है ना, मेंस में भी हो सकता है इससे थोड़ा सा घुमा दे आपको सवाल। खैर नोट करिए अभी, कोई डाउट। यहां पे एसिड की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रखी जाती है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस रिएक्शन का, पर हमने इनिशियल रख दी क्योंकि इसका डिसोसिएशन नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। इसका पिछला वीडियो वही था। फिर pH निकालने के लिए आप चाहो तो खुद से कर सकते हो, दोनों तरफ लॉग ले लेना, उसके बाद माइनस लॉग 10 H प्लस को pH, माइनस लॉग 10 Ka को Pa, और जो सो क्लियर। व्हाट आई वांट टू से कि ये गलत क्यों है, इसमें क्या चीज गलत है, यहां पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन रखना पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। आप ये समझो यहां पे एसिड कौन सा है,
CH3COH, ऊपर सॉल्ट कौन सा है, सॉल्ट है नहीं एक्चुअल में तो CH3CO माइनस आयन। तो नीचे एसिड है, ऊपर इसके कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन है, इसका ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा कि नहीं। तो नीचे एसिड, ऊपर सॉल्ट की जगह थोड़ा सा याद रखो कि सॉल्ट है या कॉन्जुगेट बेस है, याद रहेगा। नीचे एसिड, ऊपर सॉल्ट की जगह कॉन्जुगेट बेस। देखो ये कॉन्जुगेट बेस है ना इसका, H+ निकलने के बाद। चलिए हो गया। अब इस पे सिंपल न्यूमेरिकल करते हैं पहले, फिर न्यूमेरिकल का लेवल बढ़ाएंगे। करीब हम 6 से 7 न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं और उसी में ये पूरा टॉपिक अब क्लियर हो जाएगा हमको, है ना। न्यूमेरिकल के थ्रू ही पढ़ते हैं। चलिए तो एसिडिक बफर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहले कोई इजी न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग, फाइंड द पीएच, आप भी करेंगे क्या मेरे साथ। चलिए, फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन having 0.1 molar CH3COOH, Ka is equals to 10 की पावर -5 and 0.2 molar CH3COONA। चलिए सबसे सिंपल न्यूमेरिकल पहला किया जाए। आइए, तो pH is equals to pKa plus log 10 सॉल्ट बराबर एसिड, सॉल्ट बराबर एसिड। नीचे CH3COH, ऊपर CH3COO माइनस। pKa क्या होता है, माइनस log 10 Ka, ठीक है, प्लस log 10। सॉल्ट कितना है अपना, अब देखो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट एक्चुअल में तो ये रखना है CH3CO माइनस की कंसेंट्रेशन। ये कहां से आएगा, इसमें से आएगा कि इसमें से, आंसर है दोनों से आएगा, पर इसका डिसोसिएशन बहुत कम होना है, तो बेसिकली ये पूरा यहां से आएगा। तो हम इसकी जगह इस सॉल्ट की कंसेंट्रेशन को ऊपर रख देंगे 0.2 डिवाइडेड बाय एसिड CH3COOH, वो तो यहीं से मिलना है, इसकी कंसेंट्रेशन 0.1 और Ka की वैल्यू 10 की पावर -5। ये हो गया अपना pH। सो ये -5 बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस ये कैंसिल, log 2 की वैल्यू 0.30। पिछले लेक्चर में भी बताया है मैंने आपको, log 2 की वैल्यू 0.30 और log 3 की वैल्यू 0.477, ठीक है। सो इसका pH हो गया 5.3। एसिडिक बफर है तो pH 7 से कम आया, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, टेंशन मत लेना कि एसिडिक बफर है तो pH 7 से कम आएगा, वो आ गया, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द pH ऑफ अ सॉल्यूशन, फाइंड द pH ऑफ अ सॉल्यूशन containing 0.25 mole of HCl इसका Ka हमको दे रखा है, Ka 10 to the power -5 and 0.10 mole NaCN are present, are क्या, containing present in 1 liter solution। चलिए, अब ये एक बफर सॉल्यूशन है, ये तो समझ में आ ही गया आपको। आपको इसका pH निकालना है, ट्राई करिए, मैं ऑप्शन देता हूं A B C D। तो 4 ऑप्शन है मेरे पास, 5.3, 4.6, 4.7, 3.8। चलिए ट्राई करिए अपने आप। ओके, पॉज करके ट्राई करना है। ओके, हो गया। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। सो हम लिखेंगे pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log 10 कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। तो हमेशा लॉजिक लगाते रहना, एसिड मतलब कौन होगा, HCN, और सॉल्ट मतलब क्या, कॉन्जुगेट बेस, यानी CN माइनस की कंसेंट्रेशन चाहिए हमको। चलो, तो pK इज माइनस log 10 Ka, इसका माइनस log 10 करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा।
माइनस लॉग 10 10 तो ये माइनस बाहर प्लस लॉग 10 सॉल्ट मतलब Cn माइनस की कंसेंट्रेशन कहां से मिलने वाली है, इससे कि उससे? मेरे ख्याल से तो इसी से मिलेगी Cn माइनस की कंसेंट्रेशन, सॉरी इसी से मिलेगी, ये तो वीक है और इसका डिसोसिएशन भी कम हो गया। तो Cn माइनस की कंसेंट्रेशन की जगह हम सॉल्ट में किसका कंसेंट्रेशन रख दें, NaCN का। सो 0.1 मोल कितने में, 1 लीटर में। ऐसे वॉल्यूम लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर नीचे कैंसिल होगा। एसिड की कंसेंट्रेशन यहां से ही मिलेगी 0.25 मोल इन 1 लीटर। सो 5 प्लस log 10 दिस विल बी हाउ मच, 0.1 अपॉन 0.25, सो 10 लिख सकते हैं ऐसे, 5 2 से 10 तो 10, 5 5 से 25, 2/5, सो कितना होगा ये, पॉइंट कैंसिल, 10/25, 5 2 से 10, 5 5 से 20, 2/5, so 2/5 will become 0.4, so it will be how much, 5 plus log 10 into 0.4 को आप 4/10 लिख सकते हो, है ना। 2/5 को भी तो लिख सकते थे 4/10, 2 to the 4 5, ठीक है, 4/10, so it will be 5 plus log 4 minus log 10, log 10 to the base 10 will be 1, so it is how much, 5 plus, इसको हम 2 log 2 लिख सकते हैं, यानी 2 into log 2 की वैल्यू 0.3, 2 log 2, 2 into 0.3 minus 1, so 5 minus 1 4 plus 0.6 4.6, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कई लोग का आ गया था, बधाई हो। चलिए, तो ये 2 सिंपल क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए, यहीं पे एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसका आंसर आप कमेंट करें खुद से करके। सिंपल क्वेश्चन है इसलिए उसको अब मैं सॉल्व नहीं करा रहा, बहुत सिंपल सा है वो भी। क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर HCOONA should be added to 50 ml of 0.05 molar HCOOH to produce a buffer of pH 4 if pKa is equals to 3.7। करेंगे खुद से कि मैं कर दूं? What volume of this should be added to 50 ml of this to produce a buffer of pH इतना if pKa is इतना, ठीक है। तो हम pH का फॉर्मूला लिखें, pH is equals to pKa plus log 10 सॉल्ट बराबर एसिड। एसिड कौन सा चाहिए, HCOOH की कंसेंट्रेशन, सॉल्ट मतलब कॉन्जुगेट बेस यानी HCOO माइनस की कंसेंट्रेशन। तो HCOH तो यार तुमको यहां से सीधा रख दोगे क्या, नहीं रुको, अब की बार वॉल्यूम और आने वाला है, अभी और वॉल्यूम आने, इस बार सोल्यूशन बना के नहीं दिया है, सोल्यूशन बनाना है। पिछली बार सोल्यूशन बना हुआ था तो कंसेंट्रेशन पता थी कितनी कितनी है, इस बार बोल रहा है ये एक सोल्यूशन है और एक और सोल्यूशन, दोनों को मिलाएंगे तो मिला के नया सोल्यूशन बनेगा, तो दोनों की कंसेंट्रेशन नई नहीं बनेगी, तो HCOH की ये कंसेंट्रेशन रखना गलत हो जाएगा, एसिड की जगह 2 सोल्यूशन मिलेंगे। तो मान लेते हैं HCONA का हमारे पास V वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया सोल्यूशन का, सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम हो जाएगा V प्लस 50, ठीक है। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर नीचे सब कैंसिल हो रहा है, तो कन्वर्ट मत करना। मैंने मान लिया VmL, तो टोटल वॉल्यूम हो गया V प्लस 50। चलो अब आ जाओ, pKa दिया हुआ है 3.7, pH भी दे रखा है 4 प्लस log 10 सॉल्ट यानी HCO माइनस की कंसेंट्रेशन। अच्छा, और नीचे एसिड की कंसेंट्रेशन, और पहले कंसेंट्रेशन निकालें, एसिड की कंसेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। देखो ये इसकी मोलैरिटी है, ये इसका वॉल्यूम है, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। अगर HCOOH की बात करूं तो इनिशियली HCOH की
मोलैरिटी पता है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, वॉल्यूम पता है 50। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। ये मैं कई बार बताया हूं, m इंटू वी क्या बनता है, नंबर ऑफ मोल्स। इनिशियल बात कर रहे हैं, इनिशियली जब मिलाया नहीं गया, इस सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 50, मोलैरिटी इतनी, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 50, सॉरी मोलैरिटी कितनी है 0.05 इंटू 50। वॉल्यूम को चेंज करना है मुझे पता है, मत करो यार, ऊपर नीचे कैंसिल होने वाला है सब, टेंशन मत लो। इसको वैसे भी मिली मोल्स बोला जाता है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं मिली मोल्स, क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में। टेंशन मत लो तुम, छोड़ दो अभी, है ना, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज करने की जरूरत नहीं। अब इतने मोल्स हैं HCOH के, मिलाने के बाद HCOH के मोल्स तो चेंज होंगे नहीं, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो टोटल एसिड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स 0.05 इंटू 50 अपॉन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो गया V प्लस 50। इसी तरह से सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट के इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 0.1 इंटू V, बोलो सही है। सॉल्ट की अगर कंसंट्रेशन निकालनी है तो सॉल्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे m इंटू वी अपॉन टोटल वॉल्यूम, मिलाने के बाद V प्लस 50, उठा के यहां रख दो, सॉल्ट 0.1 इंटू वी अपॉन V प्लस 50, V प्लस 50 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी V प्लस 50, इसमें भी ऊपर नीचे कैंसिल, तो लिख नहीं रहा, डिवाइडेड बाई एसिड की कंसंट्रेशन 0.05 इंटू 50, तेज तो नहीं हो रहा, इसमें भी 0.1 V बाई V प्लस 50, इसमें भी V प्लस 50 कैंसिल। यहां से V की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये इधर जाएगा 4 माइनस 0.37 दैट इज 0.3 इज इक्वल्स टू लॉग बेस 10 0.1, यहां से पॉइंट हटाया, चलो यहां हटाते हैं, 0.1 अपॉन 0.05 इंटू 50 इंटू वी, यहां से पॉइंट हटाया तो नीचे एक जीरो और बढ़ जाएगा, ये पॉइंट हटाया, दो जीरो कैंसिल, V बटे 25, सो ये मिटा दूं, और ये देखो V बटे 25 log 10V, अच्छा ये किसकी वैल्यू है, ये log 2 की वैल्यू है 0.3 ना, log 2 की वैल्यू 0.3, तो ये पूरा टर्म 2 के इक्वल होगा, log 2 होता है 0.3, 2 के V बटे 25 इज 2, V बटे 25 इज 2, मतलब V इज इक्वल्स टू 50, इसका 50 ml होगा, ठीक है। अब नहीं आ रहा तो क्रॉस चेक कर लो, उल्टा रख के एक बार देख लो। नंबर ऑफ मोल्स समझ में आया, कैसे निकाले, m इंटू वी से, इसके इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, फाइनली भी नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहेंगे, क्या चेंज हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। कहां से फॉर्मूला बनाया, मोलैरिटी से, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, पीएच ये वी, फिर मैंने बोला ये किसकी वैल्यू है, मैंने कहा log 2 की, तो ये पूरा 2 के इक्वल होगा, तो V बटे 25 इज इक्वल्स टू 2, तो V इज इक्वल्स टू 50 ml। चलिए मैंने ही सॉल्व कर दिया ये वाला भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, पक्का करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है भी, चलिए देखते हैं कौन कर पाता है। अच्छा क्वेश्चन आ रहा है अगला क्वेश्चन, सो फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, find the pH of a solution containing find the pH of a solution having 0.1 molar CH3COOH, K is equals to 10 की पावर माइनस 5, 10 पावर माइनस 4 दे रहा है इस बार, चलो ठीक है, जो ये लोग दे रहे हैं वही हम ले लेते हैं, pH K is equals to 10 की पावर माइनस 4 and 0.2 molar CaCH3COO whole twice कैल्शियम एसीटेट। अब आपको इस सॉल्यूशन का पीएच फाइंड करना है, ठीक है। 0.1 मोलर ये है, 10 की पावर माइनस 4, अब जो दे रखा यूज कर लेते हैं, एंड 0.2 मोलर ये, तो फाइंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, मैं आपको ऑप्शन देता हूं A B C D, ठीक है, वो 10 पावर माइनस 5 होना चाहिए, पता नहीं बुक में डेटा गलत दिया हो कहीं, खैर उसी के हिसाब से आंसर है। सो द ऑप्शंस आर 4.3, 5.7, 4.6, 4.7। चलिए ट्राई करिए, पॉज करके ट्राई करिए, ओके हो गया,
पॉज करके ट्राई कर लो खुद से। ये आ रहा, गलत है, ये आएगा कैसे? pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। pKa की जगह माइनस लॉग 10 Ka प्लस लॉग 10 सॉल्ट अपॉन एसिड माइनस लॉग 10 K क्या है? 10 की पावर -4, so -4 will come this side, minus minus plus, so it is 4 प्लस log 10। अब एसिड अपना कौन सा है यहां पे? CH3COO माइनस, और ऊपर सॉल्ट होता है कि सॉल्ट नहीं होता? एग्जैक्टली सॉरी, एसिड कौन सा है? CH3COH। ऊपर सॉल्ट की जगह हमें क्या रखना होता है? कॉन्जुगेट बेस होता है एक्चुअल में, यानी CH3COO माइनस की कंसेंट्रेशन रखनी है ऊपर। यहां पे मैं पूछूं सॉल्ट कौन सा है, तो आप बोलोगे ये सॉल्ट है और ये एसिड है। एसिड की कंसेंट्रेशन दे रखी है, रख दिया। सॉल्ट की कंसेंट्रेशन रख देंगे तो गलत हो जाएगा। हमें इसकी कंसेंट्रेशन चाहिए, इसमें से ये आयन डबल निकलेगा। नहीं समझे? मान लो ये डिसोसिएट किया तो ये देगा Ca2 प्लस 2 मोल्स ऑफ CH3COO माइनस। इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.2। इससे ये कितना बनने वाला है? 0.4। अगर आप सॉल्ट की कंसेंट्रेशन यहां रखोगे तो आंसर गलत आएगा। सॉल्ट कितना है? 0.2, पर सॉल्ट नहीं रखा जाता एक्चुअल में, कॉन्जुगेट। यही मैं समझा रहा था उस टाइम कि हमेशा ये फॉर्मूला लगाना सही नहीं, याद रखना है सॉल्ट नहीं, कॉन्जुगेट बेस की कंसेंट्रेशन। CH3COH का कॉन्जुगेट बेस CH3COO माइनस, उसकी कंसेंट्रेशन यहां 0.2 नहीं होगी, 0.4 होगी। बस इतना ही सी बात थी, बाकी तो क्वेश्चन आसान है। 4 प्लस लॉग बेस 10, सॉल्ट की जगह 0.4। लॉजिक से समझ में आ गया, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ना रख के कॉन्जुगेट बेस की रखनी होती है, और एसिड की 0.1। सो इट्स इजी, ये कैंसिल। सो 4 प्लस log 4 यानी 2 log 2 यानी 2 into 0.3, so 4.6 ऑप्शन। क्लियर है? तो यही बात मैंने शुरू में बताई थी कि ऊपर सॉल्ट नहीं, कॉन्जुगेट बेस। यहां सॉल्ट की कंसेंट्रेशन रखते तो 0.2 रखते, गलत होता, और इसकी कंसेंट्रेशन 0.4 होगी। यहां से तो इसको हम कंसिडर भी नहीं करेंगे, हम मानते हैं कि सारा यहीं से आ रहा, क्योंकि इसका डिसोसिएशन वैसे भी कम हो जाएगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन और खूबसूरत होने वाला है। ये यहां तक मैंने सिंपल बफर सॉल्यूशन लिए, जिसमें एक एसिड था वीक वाला, और एक सॉल्ट था वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला। अब मैं इनडायरेक्ट बफर का न्यूमेरिकल आपको दिखाता हूं। हमसे पूछ रहा है फाइंड द pH of a solution, find the pH of a solution obtained by mixing 1 liter 0.2 molar HCOOH and 1 liter 0.1 molar NaOH। और HCOH का अपने को Ka दे रखा है, इसका Ka दिया है 10 की पावर -4। पहला सवाल तो ये है कि क्या ये बफर बनाएगा या ये बफर नहीं बनाएगा, पहला सवाल तो ये। तो मेरे पास ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एक वीक एसिड है। जरा देखते हैं एसिड बेस का रिएक्शन करा देते हैं। चलो HCOOH प्लस NaOH का रिएक्शन क्या बनेगा? HCOONA प्लस H2, यही होगा। बहुत बढ़िया। मेरे पास इन दोनों के कितने कितने मोल्स हैं, मतलब इनिशियली बात करें तो मेरे पास 2 सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन ये, एक ये। इन दोनों के कितने कितने मोल्स हैं? ये डायरेक्ट तो दिख रहा है, बफर नहीं है ना, वरना यहां पे एक सॉल्ट होता है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का नहीं। अच्छा, इन दोनों कितने कितने मोल्स हैं? तो मोल्स निकलेंगे M1 इंटू V1 और इसके M2 इंटू V2। MV से मोल्स निकलते हैं, तो इसके मोल्स हैं इनिशियली 0.2, इसके मोल्स हैं 0.1। अच्छा, फाइनली रिएक्शन हो गया, या
यूज्ड देखते हैं कितने मोल्स यूज हुए इस रिएक्शन में। इसके 0.2 तो यूज नहीं कर सकते, लिमिटिंग रिएजेंट ये है। लिमिटिंग एजेंट मतलब कौन पहले खत्म होगा, ये पहले खत्म होगा। ये कहेगा भैया हम पूरा 0.1 यूज हो गए, ये बोलेगा भाई तुम्हारे 0.1 के लिए हम भी कितना देंगे 0.1, 1 के लिए 1 देते हैं तो 0.1 के लिए 0.1। इसके 1 से ये 1 बनता है तो इसके 0.1 से ये 0.1 बना। ठीक है, बोलो समझ में आई बात। इनिशियली वो 0 0 थे, ये थे। हमने कहा इसके 1 से ये 1 रिएक्ट करता है तो 0.1 से इसका 0.1 रिएक्ट किया। इसके 1 से ये 1 बनता है तो 0.1 से 0.1। अब मैं पूछूं फाइनली कितना कितना बचा, सब फाइनली सब कितना कितना बचा या बना। तो ये 0.2 से 0.1 यूज हो गया तो बचा 0.1। ये 0.1 से 0.1 पूरा यूज हो गया, ये कुछ नहीं बचा। और ये 0 था 0.1 बना तो 0.1 बचा। फाइनली सॉल्यूशन में आपके पास क्या क्या है, आपके पास HCOOH है कितना 0.1 मोलर, 0.1 मोल्स, नॉट मोलर, 0.1 मोल्स। आपके पास NaOH नहीं बचा, आपके पास HCOONA है कितना 0.1 मोल्स। सो यू हैव अ वीक एसिड एंड यू हैव अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या ये बफर है? क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है कि नहीं यार, बफर ही तो हुआ ना भाई साहब। वीक एसिड भी है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। तो दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क क्वेश्चन लाइक दिस, जिसमें डायरेक्ट बफर ना बना हो, रिएक्शन कराओ, फिर पूरी कहानी समझो, इसके मोल्स रखे, इसके मोल्स रखे, ये वो ये वो ये वो ये कितना यूज हुआ कितना बचा, तो ये बफर है। अब इस बफर का पीएच निकाला जा सकता है, हाँ कि ना? हाँ भाई निकाला जा सकता है, आसान है इसका पीएच निकालना। निकल आएगा, बोलो पीएच बोलो। पीएच इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। चलो भैया, सो pKa यानी माइनस लॉग 10 Ka, मतलब आपको समझ में आ रहा है 4 प्लस लॉग 10 सॉल्ट की कंसंट्रेशन बताओ। सॉल्ट के मोल्स है 0.1, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2। सो 0.1 बाई 2, तो मैं वॉल्यूम लिख नहीं रहा हूं क्योंकि वॉल्यूम ऊपर नीचे कैंसिल। नीचे एसिड की कंसंट्रेशन, एसिड के मोल्स कितने हैं 0.1, टोटल वॉल्यूम 1 प्लस 1 बाई 2, तो 0.1 बाई 2, तो मैं 2 नहीं रख रहा, कैंसिल। ये भी देखो कैंसिल हो गया। log 1 to any base is 0, the answer is 4 plus 0, pH is coming out to be 4. log 1 to any base is 0। बस यहां तक कहानी थी, इसके बाद तो कर ही लोगे यार। तुमको सॉल्ट का कंसंट्रेशन मिल गया 0.1 मोल्स इन 2 लीटर, एसिड का मिल गया 0.1 मोल्स इन 2 लीटर्स, वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। अप्लाई द फॉर्मूला, pH is equals to pKa log 10 salt by acid। क्लियर? पक्के से? चलिए, ऐसे क्वेश्चन किस तरह से करने समझ में आ गया है। चलिए देखते हैं, इसी का एक और क्वेश्चन लेते हैं इस फॉर्म का, जिसमें डायरेक्ट बफर आपको ना दे रखा हो। अभी वर्किंग ऑफ बफर भी हम पढ़ेंगे, पहले एक सवाल लेते हैं। तो सवाल हमको दे रहा है फाइंड द पीएच ऑफ मिक्सिंग 0.1 मोलर 200 ml HCOOH एंड 0.1 मोलर 50 ml, 500 नहीं 50 ml कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हमें HCOOH का K दे रहा है 10⁻⁻⁴। आपको इस सॉल्यूशन का पीएच निकालना है। अपने आप ट्राई करें, मैं आपको ऑप्शन देता हूं इसके पीएच के A B C D। ऑप्शन है 4.3, 4, 4.6 या 5.3। चलिए, डायरेक्ट बफर तो नहीं है, देखिए इनडायरेक्टली बफर बन रहा है कि नहीं, और बन रहा है तो उसका पीएच क्या हो रहा है। चलिए, क्या आ रहा, पॉज करके ट्राई कर लिया। पहले तो देखें बफर बनेगा कि नहीं। दिस इज अ वीक एसिड
दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, HCOOH प्लस CaOH होल ट्वाइस रिएक्ट्स टू गिव, बोलो यहां से बनेगा HC, अच्छा इसके 2 मोल्स चाहिए होंगे रिएक्ट करने के लिए, है ना, ये दिख रहा है डाई एसिडिक बेस है, सो बनेगा HCOO होल ट्वाइस Ca प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O, बोलो क्लियर है। यहां से 2 OH माइनस निकलेंगे, यहां से 2H प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O, 2H प्लस निकलने के बाद HCOO माइनस और Ca2 प्लस कैल्शियम एसीटेट प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O। चलो अब बात करते हैं इनिशियली कितने कितने मोल्स थे। मोल्स कैसे निकलेंगे, M इंटू वी, मुझे पता है तुम घबरा रहे हो, वॉल्यूम चेंज करना है, मत करो, मिली मोल्स होंगे, मोल्स नहीं होंगे, M इंटू वी करो, मिली मोल्स आएंगे, 0.1 इंटू 200, तो इसके 20 मिली मोल्स हैं, लिख भी नहीं रहा मैं, लिख दूं क्या, 20 मिली मोल्स। इसकी बात करें M2 इंटू V2 0.1 इंटू ये, तो इसके 5 मिली मोल्स हैं। अब देखो दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, सोचने पे होता है, ठीक है, कितना यूज होगा, सोचो, अगर ये पूरा 20 खत्म हो तो ये कितने चाहिए होंगे, 10, 2 को चाहिए 1, 20 को चाहिए होगा 10, ये 10 हमारे पास नहीं है, मतलब ये नहीं खत्म होगा। अब इस तरफ से सोचो, अगर ये पूरा 5 खत्म हो तो ये कितना चाहिए, 10, ये तो 10 है, तो हम इसके पूरे 5 मिलीमोल यूज हो गए, पूरे 5 मिलीमोल्स खत्म, इसके 5 खत्म होंगे तो 1 के लिए 2, तो 5 के लिए इसके कितने खत्म करने पड़ेंगे, 10 मिलीमोल्स इसके खत्म, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा, तो 5 मिलीमोल से इसके भी 5 मिलीमोल्स बनेंगे। भाई ये क्या मिल गया आपको, ये सॉल्ट मिल गया ना, किसका, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, तो ये और ये मिलके क्या बना लिए, बफर, है कि नहीं, इसको और इसको मिलाकर क्या बन जाएगा, बफर। फील हो रहा है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और प्लस वीक एसिड, 5 मिलीमोल, और ये तो छोड़ो, इससे मतलब नहीं। अब फाइनली क्या क्या बचा है और देखें, फाइनली कितने कितने मोल्स किसके इसके बचे या बने, फाइनली बात करें तो फाइनली इसके 20 में से 10 गए तो 10 मिलीमोल्स बचे हैं, इसके 5 थे, 5 खत्म, ये खत्म हो गया, इसके 0 थे, 5 बने तो 5 बने। सो फाइनली आपके पास क्या क्या बचा, फाइनली आपके पास HCOOH है और आपके पास CaHCOO होल ट्वाइस है। ये क्या है, वीक एसिड, ये क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या ये बफर बनाएगा, ये तो गया, क्या ये बफर बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा साहब। अब इस बफर का पीएच निकालना है हमको, टोटल वॉल्यूम दिख ही रहा है, आपको पता है टोटल वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, जरा इसका पीएच निकालने की कोशिश करिए, यहां तक तो मैंने बता दिया। चलिए इसका पीएच निकालिए, तब तक मैं अपने प्यारे से मार्कर को खूबसूरत सी इंक पिलाऊं, मार्कर तुम इंक पी लो। चलो यहां तक क्लियर है सबको, नोट कर लिया है, बढ़िया। अब इस सॉल्यूशन का पीएच चाहिए मुझको, यहां तक क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, मिटा दूं मैं, ओके। सो अब मेरे पास जो सॉल्यूशन है, घुमा फिरा के इन दोनों को मिलाने पे जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो ये है। इस सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, pKa प्लस log 10 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। pKa रखोगे माइनस log 10 Ka 4 प्लस log 10, अब देखो सोचो नीचे एसिड कौन सा रहेगा, वीक एसिड HCOOH, ऊपर सॉल्ट नहीं होता, क्या होता है, हमेशा दिमाग में रखो कॉन्जुगेट बेस, इसका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, HCOO माइनस। क्या ऊपर सॉल्ट की कंसंट्रेशन चाहिए, ये रहा सॉल्ट, या HCOO माइनस की, HCOO माइनस की। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इट विल बी 4 प्लस log 10। अब बताओ HCOO माइनस की कंसंट्रेशन क्या होगी, इतनी ही होगी कि इसकी डबल, इसकी डबल, इसमें से कितने HCOO माइनस निकलेंगे, 2। तो इसीलिए बोलता हूं यहां पे सॉल्ट लिख के क्वेश्चन मत करना, वरना ये क्वेश्चन भी गलत हो जाता। इतना दिमाग लगाते सब करते और लास्ट में यहां किसकी कंसंट्रेशन रख देते,
सॉल्ट की तो गलत हो जाता, सॉल्ट नहीं चाहिए था, एसिड का कॉन्जुगेट बेस। ये 5 है तो सॉल्ट इसमें से HCO माइनस कितना निकलेगा, डबल निकलेगा। सो कंसेंट्रेशन होगी 2 इंटू 5 मिलीमोल्स डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम होगा 200 प्लस 50, करने की जरूरत नहीं, कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो 2 इंटू 5 मैंने लिख लिया। सर आप इतनी आसानी से कैसे मिलीमोल्स में कर रहे हो क्वेश्चन, क्योंकि सब ऊपर नीचे कैंसिल होना है, तो वो भी मिलीमोल्स में, ये भी मिलीमोल्स में, नीचे वॉल्यूम वॉल्यूम दोनों का सेम ही है। टोटल वॉल्यूम इसका भी 200 प्लस 50 रखना होगा, इसमें भी 200 प्लस 50 कैंसिल। बस इंपॉर्टेंट ये था, यहां सॉल्ट की कंसेंट्रेशन अगर रख देते तो गलत होता, यहां इसकी ये इसका भी डबल। और HCOH एसिड की कंसेंट्रेशन कहां रही, एसिड के नंबर ऑफ मोल्स कितने बचे हैं 10, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम से भी कोई मतलब नहीं, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो 4 प्लस log 1 to any base is 0, so pH is 4 again and option B is correct। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा pH 4 नहीं आता, वैल्यूज ऐसी सेट की गई थी किताब में कि क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे जल्दी सॉल्व हो जाए, या हमने शायद सेट कर ली नोट्स बनाते वक्त। क्लियर हो गया, मजा आया इसमें, इसमें दोनों कंसेप्ट आ गए। एक ये भी आ गया कि सॉल्ट की जगह कॉन्जुगेट बेस, मतलब सॉल्ट की कंसेंट्रेशन रखते तो गलत, और एक आ गया कि ये डायरेक्ट बफर तो है नहीं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमने रिएक्शन कराया और बफर बनाया। मिटा दें इसको, बहुत बढ़िया। तो इसके और क्वेश्चन आप इस तरह के अपने आप किताब से प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें डायरेक्ट बफर ना मिल रहा हो और बफर बना के खेल खुद से खेलना पड़ रहा हो। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ बफर सॉल्यूशन की। बफर सॉल्यूशन काम किस प्रकार से करता है, आइए तो हेडिंग लगाइए, वर्किंग ऑफ ए बफर सॉल्यूशन। और कौन से बफर पढ़ रहे हैं हम पूरे लेक्चर में, एसिड, बेसिक अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे, एसिड बफर। तो बात करने जा रहे हैं वर्किंग ऑफ एसिडिक बफर। तो एक वीक एसिड ले लिया CH3COOH और इसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस CH3COONA, ये पार्शियली डिसोसिएट किया, क्या देगा CH3COO माइनस और H प्लस, ये कंप्लीटली डिसोसिएट करके देगा CH3COO माइनस एंड Na प्लस। अब ये बफर सॉल्यूशन है, मतलब इसमें चाहे एसिड डाले चाहे बेस डाले, इसका pH चेंज नहीं होगा। रियलिटी में होगा पर बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डाले। आइए देखते हैं ये चीज कैसे होगी। देखो, अगर इसमें एसिड डालोगे तो एसिड से क्या मिलेगा H प्लस, H प्लस जाके किससे रिएक्ट करेगा CH3COO माइनस से, और अगर इसमें बेस डालोगे तो बेस से क्या रिलीज होगा OH माइनस, OH माइनस किससे रिएक्ट करेगा जाके H प्लस से। ठीक है, तो ये आएगा तो ये किसको ढूंढने लगेगा CH3CO माइनस को, ये आएगा तो H प्लस को। चलिए एक एक करके देखते हैं दोनों का एक्शन। पहले बात कर लेते हैं एसिड के एडिशन की। ठीक है, तो ऑन एडिशन ऑफ एसिड, ठीक है, एसिड को ऐड किया, क्या मिला H प्लस, H प्लस जाके किससे कंबाइन करेगा CH3CO माइनस से, तो H प्लस कंबाइंस विथ CH3COO माइनस, कहां से सॉल्यूशन से, इट विल फॉर्म CH3COOH। अब इस पे एक सवाल आएगा कि जैसे ही CH3COH की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, है ना, बढ़ने लगेगी CH3COH की, तो ये वापस डिसोसिएट करके CH3CO माइनस और H प्लस बनाना चाहेगा, है कि नहीं भाई, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, एक तरफ की कंसेंट्रेशन बढ़ने लगेगी तो ये वापस डिसोसिएट होना चाहेगा। पर ध्यान से देखो, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। यहां पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, ऑलरेडी सॉल्यूशन में ये आयन बहुत ज्यादा है, तो ये रिएक्शन हमेशा बैकवर्ड शिफ्ट होना चाह रही होगी ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, इक्विलिब्रियम पीछे चला गया, तो ये ज्यादा डिसोसिएट नहीं कर पाएगा। तो ऑल्दो इसका कंसेंट्रेशन बढ़ा, बट ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट CH3COH cannot
डिसोसिएट बैक। देखो ऐसा नहीं कि CH3COH डिसोसिएट नहीं कर सकता, करना पड़ेगा अगर मजबूरी हो जाए, करना पड़ेगा, अगर इक्विलिब्रियम खराब हो रहा है तो करना पड़ेगा। पर रुको, दूसरा नुकसान क्या हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन कम हुई है, किसकी, CH3CO-। इस इक्विलिब्रियम में इसकी कंसंट्रेशन कम हुई है। पर यार इसकी कंसंट्रेशन कम होना टेंशन की बात नहीं, क्योंकि ये तो सोल्यूशन में बहुत ढेर सारा है। मतलब दूसरी दिक्कत क्या हुई है कि सोल्यूशन में CH3COO- का कंसंट्रेशन थोड़ा सा डाउन हुआ है, H+ ले गया, बट वी हैव abundant, है ना, बहुत ढेर सारा, लार्ज अमाउंट, वी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ CH3COO-, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रहा है, तो इसकी कोई खास कमी इक्विलिब्रियम में नहीं हो रही। अगर ये कम पड़ने लगता, ये ज्यादा हो जाता, तब डेफिनेटली ये डिसोसिएट करता ताकि इक्विलिब्रियम वापस आए। इसकी कोई कमी पड़ी नहीं है, जितना थोड़ा बहुत गया इस ये और डिसोसिएट कर गया। ये तो कर सकता है ना डिसोसिएट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये तो 100% डिसोसिएट कर सकता है, स्ट्रॉन्ग। तो H+ के आने से, एसिड के आने से H+ आया, वो H+ सोल्यूशन के H+ को बढ़ा नहीं पाया। एसिड का H+ आया, वो सोल्यूशन के H+ कंसंट्रेशन को बढ़ा नहीं पाया। यदि बढ़ा देता तो pH कम हो जाता, पर H+ आते ही CH3CO- से कंबाइन करके CH3COH बनाया। अब ये CH3COH की वापस डिसोसिएट करने की कोई टेंडेंसी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कॉमन आयन इफेक्ट से रिएक्शन पीछे जा रहा। दूसरी जो इसकी टेंडेंसी होती डिसोसिएट करने की, तब होती कि इसका कंसंट्रेशन फॉल करता, वो भी नहीं किया, इसका कंसंट्रेशन इसने मेंटेन कर दिया डिसोसिएट होकर। ये था एसिड के आने पे जितना भी H+ आया सारा H+ यूज हो गया, तो H+ सॉल्यूशन में नहीं रुक पाया, रुकता तो pH घटाता। अब ऑन एडिशन ऑफ बेस की बात करें, ऑन एडिशन ऑफ बेस, तो बच्चों बेस से हमें क्या मिलेगा, OH- आयन। OH- आयन किससे कंबाइन करेगा, H+ आयन से। H+ कहां से आया, सॉल्यूशन से, और क्या बनाएगा, H2O। अब ऐसा लग रहा है कि सॉल्यूशन में H+ की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, क्योंकि H+ जो सॉल्यूशन का था OH ने यूज कर लिया। H+ के डिक्रीज करते ही ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। H+ को लाने का कोई और तरीका है नहीं। इस इक्विलिब्रियम को बुरा लगा कि H+ कम हो गया, ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ। तो ऑन H+ फॉलिंग शॉर्ट, डिसोसिएशन ऑफ CH3COOH अकर्स। अब की बार क्यों हो गया डिसोसिएशन, क्योंकि इस बार कमी पड़ रही थी किसी चीज की यहां पे, तो डिसोसिएशन इसका अकर हुआ सो एज टू रीस्टोर कंसंट्रेशन ऑफ H+। अब ऐसा नहीं है कि तुम कितना भी OH- डाल दो तो काम हो जाए, वीक है ना यार ये। मान लो तुमने उठा के OH- बहुत ढेर सारा डाल दिया, है ना, बेस की बहुत ढेर सारी अमाउंट डाल दी, तो वो आएगा सारे H+ को लेके चला जाएगा। अब इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि बहुत ज्यादा डिसोसिएट करे, थोड़ा बहुत संभाल सकता है, इसीलिए बोला जाता है ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। तो इस तरह से एडिशन ऑफ एसिड में वर्क करता है, इस तरह से एडिशन ऑफ बेस में। एसिड में जो H+ आया वो इससे कंबाइन करके ये बनाया, वापस ये डिसोसिएट नहीं किया क्योंकि इसकी कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि ये खूब ढेर सारा दे रहा। बेस से OH- आया, वो H+ से कंबाइन किया, H+ की कमी हुई, ये डिसोसिएट किया, वापस H+ रिस्टोर हो गया। पर ये चीज बहुत ज्यादा देर तक नहीं हो सकती। तो ये इनकी वर्किंग थी एसिड बफर की। अब मैं जो बता रहा हूं, रियलिटी में अगर आप एसिड डालोगे या बेस डालोगे तो pH चेंज होगा, आपको भी समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको पता है OH- डालने पे H+ को ले गया, ये उतना डिसोसिएट नहीं कर पाएगा। आपको पता है H+ डालने पे CH3CO- को ले गया, तो CH3CO- कंसंट्रेशन फॉल करेगी, ये डिसोसिएट करेगा तो H+ बढ़ेगा, तो pH घटेगा। रियलिटी में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि pH पे फर्क ना पड़े, पड़ता है पर कम पड़ता है। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि pH पे कितना फर्क पड़ता है ना, क्या pH वाकई चेंज नहीं होता या चेंज होता है पर थोड़ा सा। आइए चेक करते हैं। चलिए, तो एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं वीडियो भाई लास्ट तक देखो, सारे क्वेश्चंस करो। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपन, pH से ही रिलेटेड है। क्या है अपना, 12 ग्राम ऑफ CH3COOH एंड 16.4 gram of CH3COONA are dissolved in
1 लीटर सोल्यूशन, ठीक है, इसका Ka दिया है 10 की पावर -5। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट pH ऑफ सोल्यूशन, सेकेंड पार्ट न्यू pH if 3.65 ग्राम HCl is added। अब देखो इसमें नया एसिड डाल दिया बफर सोल्यूशन में। थर्ड पार्ट न्यू pH if 7.3 ग्राम HCl is added। फोर्थ पार्ट न्यू pH if 4 ग्राम NaOH is added। ये क्वेश्चन सफिशिएंट है सारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। चलिए तो इसको हम करेंगे, और इसमें pH आपको पता है एसिड डालने पे चेंज होगा, बेस डालने पे भी चेंज। हमें पता लगाना है न्यू pH क्या है, चेंज कितना है, सब निकलेगा। इस क्वेश्चन से हमें क्लियर हो जाएगा कितना चेंज होता है। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, pH ऑफ सॉल्यूशन। सो pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log 10 सॉल्ट अपॉन एसिड। अब यहां सॉल्ट लिखें, कंजुगेट बेस लिखें, फर्क नहीं पड़ेगा, इससे एक ही निकलेगा CH3CO माइनस। pKa की वैल्यू बताओ, ये 10 पावर -5 तो 5 प्लस log बेस 10 सॉल्ट। इसका कंसेंट्रेशन निकालना पड़ेगा, तो पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालें डिवाइड बाय 1 लीटर। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे निकालने के लिए आइए एटॉमिक मास वगैरह देखें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COONA मास गिवन अपॉन मोलर मास। तो इनका मोलर मास कितना होगा, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 तो 3, फिर 12, 16 2 32 और सोडियम 23। तो कितना हो जाएगा ये 12 12 24 और ये 26 यानी 50 और 3 82। बोले सही है। इसका एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास आएगा 82। तो 82 से ये कितना हो गया, 82 2 2/10 0.2 मोल्स, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COOH निकालेंगे तो मास गिवन अपॉन मोलर मास, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, 16 16 32 और 1, ये आएगा 60। मोलर मास 60, तो 12/60 1/5 दैट इज 0.2 मोल्स। तो दोनों के ही 0.2 मोल्स है शुरुआत में मेरे पास, ठीक है। इसके भी 0.2 आ रहे हैं, 1/5 0.2। तो सॉल्ट की कंसेंट्रेशन 0.2 अपॉन 1 लीटर, एसिड की कंसेंट्रेशन 0.2 अपॉन 1 लीटर। ये कैंसिल होगा, log 1 टू द बेस 10 0 यानी 5। तो शुरुआत में pH ऑफ सॉल्यूशन पहला आंसर है 5। सिंपल, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स वगैरह निकाल लिए, जिससे हमें बातें क्लियर हुई। चलिए ये तो बहुत आसान लगा सभी को, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम करके कंसेंट्रेशन। अब सेकेंड पार्ट पे आओ, इंपॉर्टेंट कहानी स्टार्ट हुई जब क्या डाला HCl, कितना 3.65 ग्राम 3.65 ग्राम HCl ऐड किया। चलिए देखते हैं, मोल्स में चेक किया जाए कितने HCl है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितने हो गए 3.65 अपॉन HCl का मोलर मास 1, क्लोरीन 35.5 यानी 36.5 यानी 0.1 है ना, इसका मोलर मास 30, तो 0.1 मोल्स। तो हम कह सकते हैं 0.1 मोल HCl ऐड हुआ है। आइए अब सवाल को, कहानी को फिर से देखते हैं। अब देखो HCl आया और सॉल्यूशन में क्या किया है जरा देखो, CH3COH है, CH3COONA है और HCl। अब बताओ HCl जो नया आया है ये किससे रिएक्ट करना चाहेगा, एसिड से रिएक्ट करेगा नहीं, सॉल्ट से कर सकता है। तो CH3COONA plus HCl will give CH3COOH plus NaCl। अब ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा देखकर कि किससे रिएक्ट कराना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। किससे रिएक्ट कराया मैंने भाई, एसिड से तो करेगा नहीं, तो सॉल्ट से रिएक्ट कराया। जरा रिएक्शन देखें, CH3COONA plus HCl क्या बना, CH3COOH plus NaCl। देखो HCl के एडिशन से हुआ क्या, गौर करो इक्वेशन पे जो लिखी है, हुआ क्या, हुआ ये
कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। चलो, ये मेरे पास कितना था इनिशियली, ये कितना था, कितना यूज हुआ, कितना बचा, वही करेंगे। इनिशियली ये कितना था मेरे पास, हमने निकाला था ना 0.2 मोल्स, और ये भी कितना आया था 0.2 मोल्स। तो ये मेरे पास 0.2 मोल्स था, ये भी इनिशियली 0.2 मोल्स था, ये इनिशियली मेरे पास 0.1 मोल डाला है, और इसकी तो कोई बात नहीं है। बोलो क्लियर है? ये ऐसे सॉल्यूशन में थे, है ना, ये पहले से था, ये पहले से था, ये डाला है, ये इनिशियल बात हुई। अब कितना कितना यूज हुआ, देखो ये पूरा 0.2 यूज नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके 0.2 के लिए ये भी 0.2 चाहिए, जो कि ये अवेलेबल नहीं है, यानी HCl लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा, वो डिसाइड करेगा कि कितना कितना यूज होना है। HCl पूरा खत्म हो गया, 0.1 यूज हो गया, ये एक के लिए एक चाहिए तो 0.1 के लिए 0.1। अच्छा, HCl एक खत्म होता तो ये एक बनता, HCl 0.1 खत्म हुआ तो ये 0.1 बना, और ये कुछ नहीं। तो ये हमारा यूज्ड या फॉर्म्ड की बात हो गई, यूज्ड या फॉर्म्ड। फाइनल बात करें कितना कितना बचा या कितना कितना बना, ये 0.2 था, उसमें से 0.1 गया, 0.1 बचा, ये 0.1 था, 0.1 गया, कुछ नहीं बचा, ये 0.2 था, 0.2 था, 0.1 बन गया, है ना, है ना। HCl 0.1 था, पूरा यूज हो गया, 0.1 HCl को ये कितना चाहिए 0.1, और 0.1 HCl से ये कितना बना 0.1, ये पहले से 0.2, तो ये बन के कितना गया 0.3। सो फाइनली आपके पास क्या क्या है, देखो बड़ा आसान क्वेश्चन था। CH3CONA है कितना 0.1 मोल 1 लीटर में, ये खत्म हो गया HCl, और CH3COOH है कितना 0.3 मोल्स किसमें 1 लीटर में। तो यही मैं कह रहा था कि HCl डालने पे क्या हुआ, सॉल्ट कम हो गया, सॉल्ट था 0.2 मोल्स और एसिड बढ़ गया, एसिड था 0.2 मोल्स, एसिड बढ़ गया 0.3। बस अब पीएच का फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन खत्म कर लेंगे। यहां से पीएच का फॉर्मूला लगा के सवाल खत्म करना है। pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log बेस 10 सॉल्ट बराबर एसिड। तो हाँ pH चेंज होता है पर कम। pKa कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा 10 की पावर -5 से, है ना, K 10 की पावर -5 प्लस log 10 सॉल्ट की कंसेंट्रेशन बोलो, ये रहा सॉल्ट 0.1 और एसिड की 0.3, सो इट इज 1/3 यानी -log3, तो 5 - log बेस 10 3, log 3 इज 0.47, सो 5 - 0.47 करीब करीब, तो 4.53 अप्रोक्सीमेटली। तो हाँ, इसको डालने पे पीएच चेंज हुआ, 5 से गिर के 4.5 हुआ, पीएच में चेंज आता है। पर इतना स्ट्रॉन्ग एसिड का 0.1 मोल डालने पे पीएच बहुत कम चेंज हुआ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड था, इसकी कंसंट्रेशन बहुत तगड़ी थी, इसका पीएच 1 आना चाहिए था, बस इसने इसका पीएच बचा लिया। इसका अपना पीएच निकालोगे ना 1 आना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग है, 10 की पावर -1 पीएच इसका 1 आना चाहिए था, पर इसने बचा लिया कि इसने अपना पीएच इतना गिरने नहीं दिया। सो सेकेंड पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, मिटा दें, 4.53 पीएच आ रहा। सेकेंड पार्ट अपना सॉल्व हो गया, 4.53 पीएच आ रहा। दिमाग खुला रखना है एकदम, 4.53 सेकेंड पार्ट का आंसर 4.53। तो जब 0.1 हमने HCl डाला, सो pH इज 4.53। चलिए फिर हमने कितना HCl डाला 7.3 ग्राम, देखते हैं क्या होता है 7.3 ग्राम, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl हो जाएंगे 7.3 अपॉन 36.5। 7.3 देख रहे हो, इसका डबल है, इसका जस्ट डबल, मतलब 0.2 मोल्स डाल दिए HCl के। अब क्या होगा, 3 कंपोनेंट है CH3COOH, CH3COONA और HCl। HCl किससे रिएक्ट करेगा CH3CONA से, तो CH3COONA प्लस HCl गिव्स CH3COOH प्लस NaCl। अब इनिशियली ये कितना है मेरे पास, शुरुआत में कितना दिया था 0.2 मोल्स, HCl कितना दिया है हमको 0.2 दिया है इस बार, कितना HCl ऐड हुआ, और CH3COH भी कितना है 0.2। अब कितना कितना यूज होगा देखें, 0.2 से पूरा रिएक्ट कर जाएगा, 1 से रिएक्ट करता है, तो 0.2 रिएक्ट्स विथ 0.2 कंप्लीटली,
और ये कितना बन जाएगा 0.2 और। सो फाइनली क्या क्या बचेगा चला देखते हैं। ये कितना था 0.2 मोल्स था सॉल्ट, कितना रिएक्ट कर गया 0.2, कुछ नहीं बचा, सॉल्ट खत्म। ये कितना था एसिड 0.2 था, कितना रिएक्ट कर गया 0.2, खत्म। ये एसिड शुरुआत में वीक एसिड 0.2 मोल्स थे एसिटिक एसिड के, इस रिएक्शन से 0.2 मोल्स और बन गए, टोटल कितने हो गए 0.4 मोल्स ऑफ CH3COH। देखो HCl डालने से क्या हुआ, एसिड के मोल्स बढ़ गए और सॉल्ट के मोल्स कम हो गए। 0.2 मोल इसके डाले हमने, तो 0.2 मोल्स डालने से एसिड के मोल्स 0.2 बढ़ गए, सॉल्ट के मोल्स 0.2 कम हो गए। अब ये सॉल्यूशन बफर रहा ही नहीं इसमें ये सॉल्ट कहां बचा, इट्स नॉट अ बफर, नॉट अ बफर एनीमोर, नॉट अ बफर एनीमोर। कहां बफर है ये भाई, बफर के लिए क्या चाहिए आपको, एक वीक एसिड चाहिए और एक सॉल्ट चाहिए, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। ये सॉल्ट है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, वो नहीं चाहिए, ये चाहिए था, ये बचा ही नहीं। अब ये सिंपल, इट इज अ सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड, सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड है सिंपल, CH3COH के 0.4 मोल्स। अब इसका आप पीएच निकाल सकते हो, वीक एसिड का याद है पीएच कैसे निकालते थे, CH3COH होगा, वो डिसोसिएट करेगा, ये याद है पीएच वाले लेक्चर में पढ़ाया था। सिर्फ वीक एसिड का ये बफर नहीं है, इट इज सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड, यही बचा है CH3COO माइनस प्लस H प्लस, याद आ रहा, इसी कंसेंट्रेशन C इसकी 0 0, फिर C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा, फिर K की इक्वेशन लिखते थे, याद है, वहां से अल्फा की वैल्यू आती थी अंडर रूट K बाई C। सो अल्फा कितना हो जाएगा, अंडर रूट K कितना है 10 की पावर माइनस 5, C कितना हो जाएगा, C मतलब इसी कंसेंट्रेशन 0.4 इन 1 लीटर, तो 0.4 बाई 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा, 1/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, बोले सही है, 10 ऊपर जाएगा, 0.4 बाई 10, 10 ऊपर के 10 पावर माइनस 2 आएगा, इनफैक्ट 0.4 बाई 10 मतलब 4 ऊपर 10, 10 पावर माइनस 5 और 10 पावर माइनस 4, 10 पावर माइनस 2, ये आएगा अल्फा। अब देखो H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है इक्विलिब्रियम पे, H प्लस होता है C अल्फा, याद है ना, ये ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में सब पढ़ाया था, C अल्फा, तो C है 0.4/1, अल्फा है हाफ इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये 10 टू 2 is 4, 10 पावर माइनस 3, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब pH निकल आएगा माइनस लॉग H प्लस, तो इस पे माइनस लॉग 10 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 2, यानी माइनस लॉग 2 विल बी माइनस 0.30, और ये माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 3 दैट इज प्लस 3, 3 माइनस 0.30, आंसर विल बी 2.70। अब देखो पीएच काफी घट गया, 5 से घट घट के 2.70 पे आ गया, तो आपने काफी ज्यादा एसिड डाल दिया, 0.2 मोल्स बहुत होता है भाई, 0.2 मोल्स HCl का स्ट्रॉन्ग एसिड का बहुत होता है, इसका पीएच ड्रास्टिकली चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि पूरा पूरा सॉल्ट आपने खत्म कर दिया, बफर सोल्यूशन बनना बंद हो गया, अब ये वीक एसिड का सोल्यूशन बन गया। CH3COH को मैंने डिसोसिएट कराया, अल्फा इज इक्वल्स टू K बाई C, K की वैल्यू C अपना 0.4/1, और ये क्लियर है, पक्का, ओके। सो 2.70। अब लास्ट वाला पार्ट देखते हैं जिसमें हमने एक बेस ऐड किया है इसमें, ठीक है, डील करना आ रहा है, कोई फॉर्मूला मत रखो, डील करने के लिए प्रोसीजर समझो। कितना आया था 2.7, लास्ट वाला आपने NaOH डाला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH देख लिए जाएं, 4 ग्राम अपॉन इसका मोलर मास Na23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 यानी 40, तो 0.1 मोल डाले हैं हमने इसके। आ जाओ, अब हमारे पास 3 चीजें हैं, CH3COO Na, CH3COOH और है NaOH। अब NaOH देखो एक बेस है, ये किससे रिएक्ट करना चाहेगा, ये एसिड से रिएक्ट करना चाहेगा, तो CH3COOH प्लस NaOH गिव्स CH3COONA प्लस H2O, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। देखो बेस के डालने पे कहानी पलट गई, बेस को डालने पे एसिड कम होने लगेगा और सॉल्ट बढ़ने लगेगा। एसिड को डालने पे क्या हुआ था, सॉल्ट कम हुआ था, एसिड बढ़ा था।
बेस को डाला, बेस एसिड से रिएक्ट किया तो एसिड का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा और सॉल्ट का बढ़ता जाएगा। चलो इनिशियली ये मेरे पास 0.2 मोल्स थे, ये इनिशियली 0.1 मोल है, ये इनिशियली 0.2 है। अब आपको दिख रहा है ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये पूरा 0.1 खत्म हुआ, इसके 0.1 के लिए इसका 0.1 यूज हुआ और इसका 0.1 फॉर्म हुआ। सो फाइनली देखें क्या क्या होगा। फाइनली 0.2 में से 0.1 खत्म, 0.1 बचा, 0.1 था 0.1 खत्म, कुछ नहीं बचा, 0.2 था और 0.1 और बन गया तो 0.3 बन गया। सो CH3COOH यानी जो एसिड था वो इतना हो गया, CH3COONA यानी जो हमारे पास सॉल्ट था वो इतना हो गया। बस अब pH निकालना है। pH का फॉर्मूला आपको पता है, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log बेस 10 सॉल्ट बराबर एसिड। तो pKa आएगा अपना 5 प्लस log बेस 10, सॉल्ट कितना हो गया है 0.3, एसिड कितना हो गया है 0.1 बटे 1 रहेगा। सो log 3 की वैल्यू हो जाएगी 0.47, सो pH 5.47। देखो बेस डालने पे pH बढ़ गया, बेस डालने पे pH बढ़ना चाहिए, एसिड डालने पे pH कम होना चाहिए, एसिड डालने पे pH कम हुआ, बेस डालने पे pH बढ़ गया। सो NaOH डालने पे pH 5.47। क्लियर है तीनों पार्ट? बहुत बढ़िया। तो बस यही देखना है कि किससे रिएक्ट करेगा, ठीक है, एसिड हो बेस हो जैसा बफर हो उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन लिखना है, देखना है कि एसिड और सॉल्ट में से किसकी कंसेंट्रेशन कम हुई किसकी ज्यादा। तो बेस डालने पे pH बढ़ा, एसिड डालने पे pH घटा। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि बफर का pH नहीं चेंज होता, आपने रिएक्शंस करके देखे, न्यूमेरिकल्स करके देखे, चेंज होता है। ठीक है, मिटा दे। ओके, अब इसी से रिलेटेड एक टर्म आता है। अब आप ये समझ गए कि हाँ बफर का pH चेंज होता है। तो अब इससे एक बात आता है, कैसे डिसाइड करें कौन सा बफर ज्यादा अच्छा है। तो उसके लिए मतलब विच इज बेटर बफर, है ना, क्योंकि सभी बफर का pH चेंज होता है। तो बेटर बफर वो होता है बच्चों जिसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा हो, बफर कैपेसिटी ज्यादा हो। बफर कैपेसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स of H plus or OH minus ions which changes the pH of buffer by unity। ठीक है, मान लो मेरे पास दो बफर सॉल्यूशन है, एक कोई A एक कोई B। इसमें मैंने मान लो 0.2 मोल्स डाले HCl के और इसका बफर तब चेंज हो गया, चेंज इन pH मान लो 1 हो गया, डेल्टा pH। और इसमें मान लो मैंने 0.4 मोल्स डाले HCl के और तब इसका चेंज इन pH हुआ 1। तो किसी बफर सॉल्यूशन का pH 1 वैल्यू से चेंज कराने के लिए जितने मोल्स ऑफ एसिड H+ या जितने मोल्स ऑफ OH- डालना पड़े उसको हम बोलते हैं बफर कैपेसिटी। जैसे इसकी बफर कैपेसिटी 0.2, इसकी बफर कैपेसिटी 0.4 है ना, बफर कैपेसिटी 5, इसके 5 की वैल्यू हो गई 0.2, इसके 5 की वैल्यू हो गई 0.4। अब आप बताओ कौन सा बेटर बफर है? मेरे ख्याल से ये बेटर बफर है। इसका pH चेंज करना ज्यादा टफ था, इसमें काफी ज्यादा एसिड डाला तब pH चेंज हुआ। तो जिसका बफर कैपेसिटी ज्यादा दैट इज अ बेटर बफर। फिर से बफर कैपेसिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ या OH- रिक्वायर्ड विच टू चेंज द pH ऑफ बफर बाय यूनिटी। बफर के pH चेंज तो होते ही हैं, अगर उसको 1 वैल्यू चेंज करने के लिए जितने मोल्स ऑफ एसिड या जितने मोल्स ऑफ बेस डालने पड़े उसको बफर कैपेसिटी कहते हैं। इस वाले में 0.2 मोल्स डालने पे pH 1 चेंज हुआ तो इसकी बफर कैपेसिटी 0.2। इस वाले में 0.4 डालने पे pH 1 चेंज हुआ तो इसकी बफर कैपेसिटी 0.4। दोनों में से बेटर कौन है खुद बताओ? इसको ज्यादा एसिड चाहिए अपना pH चेंज करने के लिए, मतलब ये रेजिस्टेंट है, ये pH चेंज करना नहीं चाहता, सो दिस इज अ बेटर बफर। बोलो पक्का समझ में आया? क्यों बेटर है? क्योंकि 0.2 मोल्स में अपना pH 1 नहीं चेंज कर रहा, 0.4 में चेंज कर रहा।
अपने पीएच को पकड़ के रखा हुआ है। तो जिसकी बफर कैपेसिटी जितनी ज्यादा, दैट इज अ बेटर बफर। व्हाट इज बफर कैपेसिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस रिक्वायर्ड टू चेंज द पीएच ऑफ बफर बाय यूनिटी। बफर कैपेसिटी का हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? phi इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस स्लैश OH माइनस एडेड divided by change in pH। अब यहां से देखो, जिसका चेंज इन pH कम होगा उसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा। जो अपने pH को आसानी से चेंज ना होने देगा, जिसका चेंज इन pH कम, उसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा। जिसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा, दैट इज अ बेटर बफर। तो जैसे भी समझो, बफर कैपेसिटी नंबर ऑफ H प्लस OH माइनस रिक्वायर्ड टू चेंज द pH बाई 1 से, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस OH माइनस एडेड डिवाइडेड बाई चेंज इन pH। ठीक है, तो यहां पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है, बफर सॉल्यूशन। और वैसे तो सारे कंसेप्ट हो गए हैं, पर ये सभी एसिडिक बफर के थे। अब यही सेम कंसेप्ट हम बेसिक बफर पे लगा सकते हैं, जो कि होगा अपना नेक्स्ट लेक्चर। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।